दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ फंसी पड़ी है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इसको बेड़ा पार करूँ इस पे से, ताकि आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैसेजेस आते हैं कि सर कंप्लीट करा दीजिए, तो अब मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर मिल सके। एक्चुअली रीज़न ये है कि लाइक आई एम वर्किंग ऑन सम MCQ बुक्स। लाइक अभी जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश में निकाली है, इसका ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया हिंदी में। और फिज़िकल ज्योग्राफी पब्लिशिंग में चल रही है, तो इसका भी मैंने ट्रांसलेशन हिंदी में डाल दिया है। अभी मैं एशियंट पे और मेडिवल पे और आर्ट एंड कल्चर पे, मतलब सभी MCQ बुक्स की एक सीरीज़ जो मैं निकाल रहा हूँ, ताकि मेरा मोटिव ये है कि जो आप 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार की जो टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, ठीक है, इससे हटा के मैं जस्ट आपको एक 300 रुपये, 350 रुपये में एक बुक दे दूँ, ताकि आपको इतने क्वेश्चन मिल जाए। इसमें 1400 से 1500 क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री पे 1300 क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी पे 1300 क्वेश्चंस, ठीक है, इकनॉमी पे मान लो 1500 क्वेश्चंस, तो मतलब 1500 क्वेश्चन 15 टेस्ट सीरीज हो गई, 15 सेट हो गए। और टॉपिक वाइज हम आपको टॉपिक देंगे, ताकि आपके जो क्लैरिटी है वो आपको एनहेंस हो सके और आप इसको बहुत अच्छा कर सकें। अभी जैसे कि रिज़ल्ट आया, ठीक है, हमारे भी 2 बच्चे निकले हैं। मैं आपको बाद में इसका रैंक जो है डिक्लेयर करूँगा, और ये कंफर्म हो चुका है। 2 बच्चे हमारे भी जो है PGP बैच से जो है बेसिकली निकले हैं। अभी मैं उस पर बाद में जाके मार्केटिंग ना करते हुए मैं पहले उस पर आता हूँ। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, जिस तरह से बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनका ये देखने को मिल रहा है कि CSET जो है गले की हड्डी बना हुआ है। किसी के 102 हैं, किसी के 104 हैं, किसी के 112 भी हैं। और CSET में स्कोर सुनोगे तो आप भी हंसोगे। 65 हैं, किसी के 64 हैं, किसी के 62 हैं। मतलब कहने का कुल मिला के कि 60 से अबव हैं, लेकिन 67 से नीचे हैं। कहने का मतलब ये है, सोचो, सिर्फ एक CSET की वजह से GS क्वालिफाई है, लेकिन उसके कारण जो है चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। तो इसलिए सेम ये DDLJ का स्क्रीनशॉट को मैंने एक मीमी में कन्वर्ट किया। ये समझ लो अमरीशपुरी CSET है जो DDLJ में नहीं मानता है, और ये आप लोग हैं UPSC एस्पिरेंट, जिसको हम कहते हैं। एक आप एस्पिरेंट जो है एक तरह से देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि देखो, CSET को बहुत अच्छे से करो, लिग्नेंस में बिल्कुल मत लाना, चाहे भले ही कितने बड़े चैम्प हो, कितना भी मैथ रीजनिंग आता हो, लेकिन CSET को लाइटली मत लेना। इस बार सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क जो है CSET ने किया है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का, जिनका GS में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन CSET की वजह से वो लोग, उनकी बैंड बच गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और, गुरुकुल प्रोग्राम हमारा, मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट है। ये 15 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, और इसमें आप कुल मिला के मान के चलो, मैं आपका दिसंबर तक A to Z आपका जो है कोर्स कंप्लीट करा दूंगा विद रिवीजन के साथ, ठीक है। इसकी फ़ीस 40,000 है, 40,000 रुपये इसकी गाइडेंस फ़ीस है, और साथ में मंथली बेसिस पे आपका जो मंथली रेंटल है, तो आप हमारी टीम को जो है कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही होगा। तो ये 15 तारीख से हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो ज़्यादा फोकस ऑफलाइन की तरफ ज़्यादा है। हम ऑनलाइन से थोड़ा कम शिफ्ट होके हम ऑफलाइन की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति। हमारा एक लेक्चर अभी तक डिलीवर हो चुका है, ठीक है, कि मुद्रास्फीति का बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। आज भी थोड़ा सा और बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल इकनॉमी में ज़ीरो हैं, उनको इकनॉमी बिल्कुल नहीं आती है, हम यही मान के चलते हैं। और हमारे इन लेक्चर्स के साथ उनके जो डायमेंशंस हैं, जो जिसको बोलते हैं दिमाग को खोलना, उसमें हम जो है उस पर ज़्यादा बात करेंगे। फिर इसके बाद तो देखो सारी चीज़ें फिर वही हैं, टाइप्स हैं, ये है, वो फिर किताबी बातें हैं, उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता। जो स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर जिसमें डायमेंशंस खोलने में मुझे भी मज़ा आता है, तो मैं उन्हीं पे ज़्यादा फोर्स आपको करता हूँ। तो चलिए फिर देखिए, लास्ट में ये देखा है मुद्रास्फीति क्या होती है। पहले थोड़ा बेसिक्स को समझते हैं, मांग और पूर्ति का बेसिक्स क्या है मुद्रास्फीति के साथ, क्योंकि इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे बेसिक्स को, तो तब तक आपके लिए चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल ख़राब होंगी। पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो बेसिक्स क्या कहते हैं। देखो, मांग को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड, ठीक है, और हम पूर्ति को हम कहते हैं सप्लाई। देखो, मांग को ऐसे समझो कि आप हैं, मतलब आप हैं, ये आपका ट्रेंड है। मतलब जैसे आप जाते हैं दुकान पे, शॉप, मतलब मान लीजिए 1 किलो बोलते हैं ना, बेटा जा 1 किलो चीनी लिया, 2 किलो आटा लिया, वही सेम कंडीशन यहाँ पे समझो। और इसको समझो, आप सप्लाई वाले को समझो लाला, इसको आप क्या समझेंगे, लाला। मैं बिल्कुल एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये आप हैं एज ए कस्टमर, और ये आपका दुकानदार है, ठीक है, और ये आपका लाला यहाँ पे बैठा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से समझो, कोविड के दौर में
कोविड के दौर में अगर आपने चीज़ें थोड़ी ऑब्जर्व करें तो जैसे मैगी के पैकेट्स थोड़े से महंगे हो गए थे। मैगी के पैकेट्स जो हालांकि इसका प्रिंट प्राइस अगर हम बात करें तो करीब 12 रुपये ही था, 12 रुपये ही था, लेकिन वो कहीं ना कहीं 15 रुपये की बिक रही थी, राइट। इसके पीछे रीजंस क्या थे? देखो, इसमें ये हुआ कि हम जैसे काफ़ी सारे लोग उस मैगी को चेस करने लग गए। क्या करने लग गए? चेस करने लग गए। मान लीजिए हम जैसे आपकी सोसाइटी में मान लो 100 लोग हैं, ठीक है। अब भाई कोविड का टाइम है, सबको पता चल गया भाई सप्लाई में दिक्कत आएगी और इसमें जो है और भी सारी इश्यूज़ आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे, एक मिनट मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, हाँ, तो मान लीजिए काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे दिखते आई, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग क्या हुए, वो उस मैगी को चेस करने लग गए। भाई उसके पास मान लो 10 पैकेट हैं, मान लो उसके पास एक सेकंड फ्रेंड, सॉरी शायद पेन में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, एक सेकंड फ्रेंड। ठीक है, तो मान लो काफ़ी सारे, मान लो मैगी के, छोड़िए, नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं। आप ऐसा समझें कि मान लीजिए 10 आदमी मान ली मैगी कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे मान लो 8 ही पैकेट बचे हैं और 10 लोग चेस करेंगे, तो भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उसको दे देगा। वो बोलेगा ठीक है तुम 12 की जगह में से 15 ले लो, लेकिन मुझे पैकेट दे दो। दुकानदार भी क्या बोलेगा, हाँ भी, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, वो उस कंडीशन में जो है उससे ज़्यादा पैसे ले लेगा और उसका जो है पूर्ति साइड से, यानी कि लाले का मज़े, मतलब कि उसको भाई 12 की जगह 15 में उसकी सेल हो गई, इसको 3 रुपये और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और वहाँ पे कस्टमर हैप्पी भी हो गया। लेकिन 2 कस्टमरों को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे 8 पैकेट थे, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह बेसिक ये है कि देखो, जब डिमांड, मांग और पूर्ति में जब अंतर आता है, ध्यान से समझना, जब मांग और पूर्ति में जब चीज़ों का अंतर आता है तो उसको हम मुद्रास्फीति के तौर पर समझते हैं। अगर मान लीजिए मांग ज़्यादा है, अगर मान लीजिए मांग हमारी जो है बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपकी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन के चांसेस जो होंगे वो 100% जो है, अगर हम बात करें तो बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ मतलब कि कुल मिला के हमें मोटा मतलब हमें यही जो है इन्फ्लेशन जो है हमें जो कुल मिला के जो हमें समझ आती है। तो यही सब चीज़ें आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे समझनी, यहाँ पे मतलब कि हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर इस पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए 5 पेन उपलब्ध हैं और 5 लोग उसको लेना चाहते हैं। सभी को एक एक पेन चाहिए और प्रत्येक पेन का दाम 10 रुपये। सभी व्यक्तियों के पास समान राशि यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। अब इस केस में मांग सिर्फ 5 पेन की है और उपलब्ध भी 5 ही है, ठीक है, और सभी 5 लोगों के पास समान धनराशि है और तब सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। किंतु वास्तविक बाज़ार में ऐसा नहीं होता कि भाई 5 मांग और 5 हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ये तो हम सोच रहे हैं एक छोटे से लेवल पे, अब आप इसको एक बड़े लेवल पे सोचो। मतलब आप अपने सोसाइटी के हिसाब से सोचो, सोसाइटी में आप अपने डिवीज़न ब्लॉक के हिसाब से सोचो। वहाँ पे डिफरेंट आदमी होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो उनकी मांग में फ़र्क होगा। भाई मान लो प्राउड टू बी इंडियन की टी-शर्ट्स पहनता है, किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद है। कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे मांग ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद कर रहे, तो वहाँ पे मांग कम होगी। तो ऐसे ही आप चीज़ों को समझें। क्यों? क्योंकि वस्तुएं जो होंगी कम या ज़्यादा यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगे। और साथ में वस्तु खरीदने की उपलब्ध धनराशि अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग होती है, सबके पास डिफरेंट। क्योंकि हर आदमी की अगर हम बात करें तो जो सैलरी होती है वो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट हमें जो है देखने को मिलती है, राइट। यही सारी चीज़ें हमें अगर हम देखें तो हमें यही देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें, यही इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें, मेरा पेन नहीं चल रहा है, छोड़िए मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। तो इन 2 परिस्थितियों के आधार पर ही मांग और पूर्ति को एक तराजू में रखा जाता है। जब मान लो मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति अगर कम होगी, तो उस कंडीशन में प्राइस अप हो जाएंगे। और एक कंडीशन जब सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी कि पूर्ति, यानी कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो उस केस में मुद्रास्फीति का एक मंदी का दौर हमें जो है देखने को मिलता है। जैसे कि हालांकि 2008 में लेमन्स ब्रदर्स जब कोलैप्स हुए थे तो भी हमें देखने को मिला था, राइट। तो ये सब चीज़ें ही हमें मांग और पूर्ति को लेकर इन्फ्लेशन की तरफ हमें जो है चीज़ें जो हमें लेके चलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखो दोस्तों, मुद्रास्फीति के जब महंगाई बढ़ती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि एमसीक्यू अगर हम बात करें, एमसीक्यू हमारे यहाँ से बन सकता है कि भाई मुद्रास्फीति में आखिर सकारात्मक प्रभाव हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो उसी चीज़ को समझने की यहाँ पे कोशिश ये है कि मुद्रास्फीति जो होती है, बेसिकली मुद्रास्फीति को अगर हम देखें तो जिसके अंदर उद्योगपति, व्यापारी और कृषक को जो है हम सोच के जो है समझ सकते हैं। देखो, अगर मुद्रास्फीति में अगर मान लो भूमिधर किसान को लाभ होता है, किसान को इसलिए लाभ होता है क्योंकि उसकी फसल की जो कीमतें होती हैं उसको अधिक मिलती हैं। भाई अब मान लो कि 10 रुपये का किलो गेहूँ मिल रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति है उसको 12 रुपये किलो हो गया, तो भाई 2 रुपये तो उसको एक्स्ट्रा हुआ ना। अभी जैसे रिसेंटली अगर बात करें तो अभी मेरे किसान से एक बात हो रही थी, एक एस्पिरेंट था, वो बोला कि सर हमने इस बार यहाँ पर जो है दाल उगाई है और हमें करीब 10 रुपये पर किलो के हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग दाल उगा रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखो क्वांटिटी सेम है, लेकिन महंगाई के कारण किसान को यहाँ पर अगर बात करें तो सकारात्मक प्रभाव होगा किसान को, ध्यान समझना, हम जैसे लोगों को नहीं, हमें घाटा होगा, लेकिन किसान जो एक पैदावार कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा जो है फायदा होगा। निवेशक को भी इससे लाभ होगा मुद्रास्फीति के अंदर, क्योंकि इक्विटी शेयर जो होते हैं मुद्रास्फीति, देखो इक्विटी शेयर, अभी ऐसा मत सोचो कि शेयर क्या आ गया, बिल्कुल शांत रहें, बस ऐसे समझो अगर आप किसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 50 लाख का लैंड ले लिया, भाई आपको आपको ये पता चला 5 दिन के बाद 55 लाख आ गया, आपका डीलर आ गया, सर जी ले लो 55 लाख ले लो और डील को फाइनल करो, तो आपने 1 महीने के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट आपको दे के जा रहा है। क्यों? उस समय तेजी का जो है दौर हमें जो मुद्रास्फीति में देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण अगर हम बात करें तो निवेशक वर्ग को यहाँ पर कुल मिला के जो है लाभ हमें जो है देखने को मिलेगा। जो लोन वाले होते हैं उनको भी फायदा होता है। मान लो किसी ने लोन ले रखा है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक पर्सनल लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, ध्यान से समझना, अब मान लो 1 लाख रुपए में मुझे पता चला कि सालाना मुझे 20% के हिसाब से ब्याज देना है, मान लो मेरा 20,000 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि 1 साल के बाद मुझे 1,20,000 रुपये देने हैं, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति तो बढ़ गई, यानी कि पैसे की वैल्यू कम हो गई, लेकिन भैया मेरा लोन अमाउंट तो वहीं का, मुझे तो 1,20,000 देने हैं ना। भाई मान लो मुद्रास्फीति बढ़ गई, लेकिन उसमें फ़ायदा तो मुझे ही हुआ, क्यों? मुझे तो उतने ही पैसे देने हैं, जबकि पैसे की वैल्यू कम हो गई, लेकिन मुझे तो उतने देना क्यों जितना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो उस केस में कर्जदार को सबसे ज़्यादा फायदा जो है मिलेगा, और जो उधार दे रहे हैं, मतलब कि जो बैंक है, जो मुझे उन्होंने पैसा दिया, तो उनको जो है बेसिकली जो है नुकसान जो है देखने को मिलेगा। शेयर बाजार पर भी दोनों तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जब शेयर बाजार का टॉपिक समझाऊंगा अच्छे से, गिल्ड शेयर, डिबेंचर, ये बॉन्ड, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस मोटा मोटा ये समझो कि किसानों को इससे फायदा होगा, निवेश वर्ग को भी फायदा होगा, ठीक है, और साथ में कर्जदारों को भी फायदा होगा, लेकिन जो उधार दे रहा है उसको बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव की तरफ, देखते हैं कि आखिर जब मुद्रास्फीति से आखिर, ठीक है, हमने पॉजिटिव साइड्स को बहुत अच्छे से जो है देखा, समझा, जाना, अब इसके नकारात्मक प्रभाव को भी समझने की जो हम कोशिश करते हैं। मुद्रास्फीति के कारण जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं महंगी हो जाती हैं, जिससे गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ध्यान से समझना, गरीब जो लोग हैं, जिस तरह हमारे देश के अंदर मोर देन 80% के आसपास मिडिल क्लास लोग हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मुद्रास्फीति बढ़ानी है, तेल के प्राइस बढ़ा दो, जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में 30 रुपये का तेल बढ़ा दिया गया, यानी 20% अगर देखें तो उसको जो उनके प्राइसेस हाइक कर दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में पाकिस्तान पे मार पड़ी है महंगाई की, क्योंकि गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा घाटा होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे गरीब लोगों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हमें जो है देखने को मिलेगा। बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी में जो है खर्च हो जाता है, जिस कारण अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है, क्यों? जब मुद्रास्फीति होगी तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी ज़्यादा कमी हमें जो है देखने को मिलती है। साथ में रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्यों? भाई अब मान लो कोई दिहाड़ी मजदूर है, 1 साल पहले 500 रुपये ले रहा है, और मान लो महंगाई बहुत बढ़ेगी फिर भी आज 500 ले रहा है, लेकिन उसकी रुपये की वैल्यू तो कम हो गई ना। भाई पहले आप याद है आपको, आज से 5 साल पहले आप 300 रुपये में बहुत सारी सब्जियाँ ले आते थे, जैसे हम भी जाते हैं यार सब्जी लेने, ठीक है, माता जी भेजती हैं हमें कि जाओ सब्जी लेके आओ। आज 1000 रुपये लेके जाते तो भी एक 100% सब्जी नहीं आ पाती, मतलब ये टोकरी नहीं भर पा, हमारा जो बैग होता है वो थैला नहीं भर पाता। तो ये क्या है? देखो पहले 300 में पूरा थैला भर जाता था, अब 1000 रुपये में सब्जी नहीं आ पा रही है।
तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिल रहा है। निर्यात भी महंगा हो जाता है भाई, क्यों? जब पैसे की वैल्यू जब डाउन होगी तो ऑफकोर्स अगर हम बात करें तो निर्यात भी यहाँ पे जो है महंगा यहाँ में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति के कारण व्यक्तियों को क्रय शक्ति में गिरावट आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इन चीज़ों को लेके जो बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। और एक निश्चित सैलरी पाने वाले को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि रुपए की जब वैल्यू डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो नुकसान हमें जो है देखने को मिलता है। और समाज में अगर हम बात करें तो आर्थिक विषमता आने लग जाती है, चोरी चकारी की भावना जो है पनपने लग जाती है। समाज के कमजोर वर्ग पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसको समझने की कोशिश करें। देखो पीपीटी पे सब लिखा है, यहाँ पे बस मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो आज से मान लो 5 साल पहले मान लो 500 रुपये के आप मान लो सब्जी लेके आते हो, लेकिन आज के दौर में उस 500 रुपये में आप थैला भर के सब्जी लाते हो, लेकिन आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? चीज़ें बहुत महंगी हो गई, आसमान पे रेट छाए हुए हैं। हो सकता है 500 रुपये में आप 10-12 ही पन्नियाँ पकड़ के लेके आओ, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये है कि जब मुद्रास्फीति से जब क्रय शक्ति आपकी यानी कि जब पैसे की वैल्यू खत्म होने लग जाती है, ठीक है, जब पैसे की वैल्यू जब खत्म होने लग जाती है तो उस केस के अंदर हमें जो है अगर बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। अब इसी के जैसे मुद्रास्फीति को विभिन्न लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। उपभोक्ता को यहाँ पे हानि होगी, जैसे हम जैसे लोगों को अगर बात करें तो हानि होगी। ऋणी यानी जो लोग हम जैसे जो लोग लोन लेते हैं उनको यहाँ पे लाभ होगा। ऋणदाता को यहाँ पे हानि होगी। सार्वजनिक बचत को यहाँ पे कमी हमें देखने को मिलेगी। सार्वजनिक व्यय के अंदर हमें जो है अगर बात करें तो वृद्धि देखने को मिलेगी। निर्यात की अगर हम बात करें तो हमें कुल मिला के कमी देखने को मिलेगी। टैक्सेशन की बात करें तो वृद्धि देखने को मिलेगी। उत्पादक को यहाँ पे जो है लाभ होगा। कृषक को अगर बात करें लाभ होगा और उद्यमी को भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। तो जब कोई चीज़ जब इन्फ्लेशन के अंदर जब सेल करते हैं तो उनको डेफिनेटली अगर हम बात करें तो फ़ायदा जो है हमें कुल मिला के जो हमें देखने को मिलता है। फिर उसी के जैसे अगर हम बात करें तो स्थिर आय समूह को यहाँ पे हानि होगी और पेंशन भोगी को भी यहाँ पे हानि, क्योंकि उनकी पेंशन फिक्स है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनको भी जो है हानि हमें जो है देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कभी कभी हो सकता है आपसे यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या मुद्रास्फीति वाकई में एक गलत चीज़ है? आप इसका आंसर बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से दीजिएगा कि देखिए अगर हाइपर हो रही हैं चीज़ें, मान लो 10%, 20%, 30% के हिसाब से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो ये सच में किसी भी एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा एक खतरनाक संकेत देखने को मिलता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में 2%, 3% के हिसाब से अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन भी देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक आदमी ज़्यादा ज़्यादा पैसा लाभ कमाना चाहता है और एक उत्पादक के लिए भी यही मोटिवेशन होता है कि वो ज़्यादा एक अर्न करे। तो उस कंडीशन के अंदर अगर मान लो पूरे साल में 3 से 5% या फिर 3 से 4% के हिसाब से अगर मुद्रास्फीति है साल में, सालाना की बात हो रही है, तो वो ठीक है, वो एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर यही मुद्रास्फीति 30%, 50% हो जाए तो वहाँ पर जो है अगर बात करें तो नकारात्मक हमें जो है छवि कुल मिला के जो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था एक विदाउट पेन के हिसाब से, आई होप मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके डिटेल डिस्कशन की तरफ बात करेंगे। मुझे जो बोलना था, मैं अभी इकोनॉमी को थोड़ा तेज़ लेके चलेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।